तो हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं मेडिकल गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आप सभी पता है कि यहाँ पे हम लोग सिलेबस को डिस्कशन कर लिए थे और इसके बिहाफ में हम लोग अब यहाँ पे अपने जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, पेपर वाइज हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आपको ऑलरेडी पता है कि हम लोग अप्लाइड एनाटॉमी का काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर को डिस्कशन किए थे, जिसमें हम लोग यहाँ पे जितने भी कंप्लीट एनाटॉमी, जितने भी टर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जितने भी कीवर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं एनाटॉमी के, वो सारे कीवर्ड्स, सारे टर्मिनोलॉजी को हम लोग एकदम बाखूबी से अच्छे से उसको रिवाइज किए थे, समझे थे और सारी पॉइंट को अपने कॉपी में उसको नोट भी किए थे। अब आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे अपना जो पेपर सेकंड है, पेपर सेकंड इन द सेंस कि जो अप्लाइड फिजियोलॉजी है उसके ऊपर हम यहाँ पे डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे देखेंगे साहब कि यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि सबसे ज्यादा हाई वेटेज रखते हैं अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो सबसे पहले यूनिट नंबर 1 को स्टार्ट किया जाएगा। तो फिजियोलॉजी में सबसे पहले अपना आता है सेल फिजियोलॉजी के नाम से होगा। तो सेल की फिजियोलॉजी को हमको यहाँ पे देखना होगा, समझना होगा। आपको अप्लाइड एनाटॉमी में ही वहां पे डिफरेंसेस आपको बता दिए थे कि एनाटॉमी का मतलब क्या होता है और फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है। एक बार और उसको समझ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए कि जब हम एनाटॉमी की बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर की जब हम स्टडी कर रहे होते हैं और साथ ही साथ उसकी फिजिकल रिलेशनशिप की बात करते हैं कि यह कैसे कोरिलेट करता है किसी अदर ऑर्गन के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनाटॉमी में स्टडी करते हैं। वहां पे हम तमाम सारे एनाटॉमी के ब्रांचेस के बारे में बात किए थे, जैसे कि कैडावरिज्म की बात किए थे, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी की बात किए थे, है ना, रेडियोग्राफी की बात किए थे, एम्ब्रियोलॉजी की बात किए थे, तमाम सारे वहां पे हम लोग ब्रांचेस देखे थे। लेकिन जब हम बात करते हैं फिजियोलॉजी की, तो मैं उसी स्ट्रक्चर के प्रॉपर फंक्शन की बात करता हूं, प्रॉपर इसके कार्य की बात करेंगे, प्रॉपर इसके बायोलॉजिकल एक्टिविटीज की बात करेंगे, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की बात की जाएगी। कि मान के चलो कि सेल है, वहां पे हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिए, अब इसका प्रॉपर फंक्शन क्या होता है, ये कहां कहां इन्वॉल्व होता है, इसका इन्वॉल्वमेंट कहां कहां होता है। जैसे कि मैं बात किया कि ब्लड का स्ट्रक्चर पढ़ लिया वहां पे एनाटॉमी में, अब ब्लड का फंक्शन क्या है वो हम फिजियोलॉजी में पढ़ रहे होंगे। तो ये चीज हम यहाँ पे कंपेयर करते हुए एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को देखेंगे, जिसमें सबसे पहला यूनिट अपना फिजियोलॉजी का है, सेल फिजियोलॉजी। ठीक है, लेकिन सेल फिजियोलॉजी को स्टार्ट करने से पहले मैं ये मान के चल रहा हूं कि भैया आपको कुछ नहीं आ रहा है ना, एकदम आपको 0 सन्नाटा हो, और सेल को हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि आने वाले दिनों में जितनी भी क्लासेस होंगी, जितने भी टर्म्स इस्तेमाल किए जाएंगे सेल के रिगार्डिंग, वो आपको कंफ्यूजन ना क्रिएट करें। अगर आप वाइवा में जाते हो तो बेसिक से अगर क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, तो बेसिक के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रहेंगे तो उसके जवाब आप अच्छे से दे पाओगे, है ना। ऐसा होता है ना कि हमको बेसिक क्लियर ही नहीं है, हम एडवांस पढ़ना स्टार्ट कर दिए, तो प्रॉपर तरीके से बातें हमको समझ में नहीं आती। ठीक है, तो ये काम मैं आपके साथ नहीं होने दूंगा। मैं यहाँ पे जितनी भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक से हम एडवांस तक हम पहुंचेंगे, है ना, बेसिक से एडवांस तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहले अपनी कॉपी उठाइए, और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे क्लास में पेन पेपर लेकर बैठे होंगे, और अपने जो कॉपी है, फिजियोलॉजी की जो कॉपी है, उसमें एक फ्रेश हेडिंग डालिएगा, सेल। और सेल का यहाँ पे हम बेसिक से सारी बातें कर रहे होंगे। ठीक है, तो अप्लाइड फिजियोलॉजी में हम यहाँ बात करना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आप लोग सभी लोग यहाँ पे देखो, पूरी कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपकी तैयार है, पूरी पीडीएफ यहाँ पे तैयार है, पीपीटी तैयार है। लेकिन उससे पहले हम लोग अपना एक रोड मैप तैयार करेंगे, जिसका नाम होगा, यहाँ पे अपने ब्लैंक स्लाइड पे इसकी सारी बातें हम नोट करते हैं। और आप लोग कॉपी में हेडिंग डालिए, क्या, सेल। क्या हेडिंग डाले, सेल। सेल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जो बच्चा हिंदी मीडियम से होगा वो तुरंत समझ जाएगा कि साहब सेल का मतलब कोशिका की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है सर, कोशिका की बात की जा रही है, सेल। ठीक है, तो सेल में हम क्या क्या बातें समझ सकते हैं, क्या क्या बातें हम यहाँ पे सीख सकते हैं, इसकी हम बातें यहाँ पे कर लेते हैं। कोशिका, अरे ये कैसे हो गया, कोशिका। ठीक है, सेल की बात करें। सबसे पहले सेल देखते हैं। सेल, अगर हम सेल की बात करते हैं तो ये बाबा आदम के जमाने से हम इसको पढ़ते आ गए कि सेल होता क्या है। आप अपने घर का एड्रेस भूल सकते हो, आप अपने घर का पिन मतलब एरिया का पिन कोड भूल जाओगे, फोन नंबर भूल जाओगे, लेकिन ये बात अगर बायोलॉजी के आप अच्छे बच्चे हो तो ये बात आप कभी नहीं भूलोगे कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये छोटे से क्लास से ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाता है, क्लास 5-6 से ही पढ़ाना स्टार्ट किया जाता है कि सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक, और एक और टर्म पढ़ा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये दो टर्म है, आप कुछ भी भूल जाओ लेकिन ये दो टर्म आप भूलते ही नहीं हो, मुझे पता है।
ठीक है, तो सबसे पहले हम सेल के बारे में क्या नोट करेंगे, सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या नोट करेंगे कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल ये क्या हो गया, STUR, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक, अब इसका मतलब क्या हुआ साहब, इसका मतलब हम क्लास 5th में तो पढ़ाया गया था, क्लास 6 में भी पढ़ाया गया था, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमको हल्का हल्का मतलब ब्लर टाइप का हो रहा है, भूल रहा है। भूलना नहीं है, आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले लिए तो सारी बातें एकदम अच्छे से इसको रिवाइज करते रहना। देखो सबसे पहले मैं सामने टर्म क्या है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का हिंदी हम क्या बोलते हैं साहब, संरचना। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक, अब उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का फंक्शन क्या होगा, ये कौन कोरिलेट करेगा, सेल करेगा। अच्छा, आपको एक चीज और बात याद आ रहा होगा कि आपको स्टार्टिंग में जब मास्टर आपके क्लास में आता था, सॉरी आता नहीं, आते थे, तो क्या पढ़ाते थे, तो ये बताते थे कि मान के चलो कि हमारी ये दीवार है, तो दीवार कैसे बनी होगी साहब, तो बोलते होगे सर यहाँ पे आपका सीमेंट लगा होगा, रेत लगे होंगे, छड़ लगा होगा, है ना। अब वहां पे एक और बात बताई जाती थी कि यहाँ पे सर ईंटें भी तो लगी होंगी, ठीक है, यानी कि एक ईंट दूसरे एक से एक दूसरे पे अरेंज हुआ होगा और एक लंबा सा ये दीवार बन के तैयार हो गया होगा, ठीक। यानी कि ये वॉल जब बना, दीवार बना, तो उसकी जो बेसिक यूनिट हुई थी वो क्या थी, ब्रिक्स थी, ईंट। अगर ईंट नहीं रहता तो ये प्रॉपर तरीके से दीवार खड़ा नहीं हो पाता। अब बोलो सर पुराने जमाने में घर तो बन जाता था बिना ईंट की, तो वहां पे मिट्टी का ही बनता था, तो मिट्टी जब बारिश आया, आंधी आया तो गिर जाता था, वो बात अलग है। लेकिन हम यहाँ पे प्रॉपर दीवार बनाना है तो वहां पे हमको क्या, किसका आवश्यकता पड़ेगा, तो ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी। तो बोले साहब इसका बेसिक यूनिट क्या हुआ, तो बोले ब्रिक्स हुआ। उसी तरह सेम टू सेम अगर हमारी बॉडी है, हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम किसी भी एनिमल्स की बात किए, तो उस पर्टिकुलर एनिमल की बॉडी कैसे मिलकर बनी होगी, तो विद द हेल्प ऑफ सेल्स बनी होंगी। मतलब कोशिका के माध्यम से ही कोशिका एक दूसरे पे अरेंज हुए होंगे, एक बल्क अमाउंट में बना होगा, है ना, और फिर क्या होगा, एक कंप्लीट बॉडी बन के तैयार हो गया होगा। यानी कि यही टर्म बताया गया कि साहब ये क्या है, स्ट्रक्चर में हेल्प करता है, कौन। अब जैसे ही स्ट्रक्चर में हेल्प कर दिया तो उसका कोई ना कोई प्रॉपर फंक्शन भी तो रहा होगा कि हमारे बॉडी में, अगर हम ह्यूमन की बात करें, हम बाकी एनिमल को छोड़ दें, हम अपने केवल ह्यूमन की बात करें, तो आप क्या बताते हो, ह्यूमन क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये बात बताते हो कि नहीं बताते हो, कितने लोग ये बताओगे, कितने लोग ये बात से सहमत हो मेरे कि हम ये बोलेंगे कि जो ह्यूमन है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि हमारे बॉडी में एक सेल नहीं, दो सेल नहीं, तीन सेल नहीं, हजारों सेल हैं, ठीक है, और सभी सेल का काम अलग अलग होता है, अलग अलग लोकेशन के बेसिस पे, मतलब जैसा लोकेशन है उसके बेसिस पे उसका काम होगा। यानी कि लेबर ऑफ डिवीजन आपको यहां पे देखने को मिलता है। ये सारी बातें, सारे कॉन्सेप्ट बेसिक हैं, मैं एकदम बेसिक से आपको स्टार्ट कर रहा हूं। क्या नोट किए कि साहब ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाएगी। ठीक है, तो यहां पे हम सेल की हम यहां पे ये बात कर ली, बात क्लियर हो गया, बोले ठीक है। अब इसके फंक्शन क्या होंगे, जैसे कि हमारे ब्लड सेल है तो उसका आरबीसी, इरिथ्रोसाइट्स, अभी हम एनाटॉमी पढ़े थे, इरिथ्रोसाइट उसका फंक्शन कुछ और होगा, ल्यूकोसाइट उसका फंक्शन कुछ और है, नर्व सेल उसका फंक्शन कुछ और है ना, मसल सेल उसका फंक्शन कुछ और है, या फिर हम बोले हार्ट सेल उसका फंक्शन अलग है, ब्रेन सेल उसका फंक्शन अलग है। यानी कि जैसा लोकेशन वैसा उसका काम, ठीक है, तो ये बात आपका क्लियर हुआ। यानी कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोले, यानी कि हम सेल को बोल दिए, कोशिका को बोल दिए। अब आपके दिमाग में बात याद आ रहा होगा कि साहब ये भी हमको पढ़ाया गया था कि सेल की डिस्कवरी किसने किसने किया था। अगर ये क्वेश्चन वाइवा में पूछ लिया जाए आपसे, तो फिर आप दीवार, छत की जो छड़े होती हैं उसको आप देखने स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये बेसिक आपको भूल चुका होगा। हाँ, कुछ ऐसे बच्चे होंगे, मैं मानता हूं अच्छे बच्चे होंगे जो एंट्रेंस में काफी अच्छा मेहनत किए होंगे और सारी बेसिक उनको क्लियर होगा। लेकिन वही बात है भैया कि अगर हम 2 दिन 3 दिन पढ़ना छोड़ दें
मस्ती करने लगे तो सारी बातें फिर वो पानी मिल जाता है, जितना मेहनत हम लोग किए रहते। तो उसको फिर से आप रिवाइज कर लीजिए। क्या रिवाइज कीजिएगा? सेल हम देख लिए, सेल की डिस्कवरी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे साहब? सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की बात करेंगे। तो सभी बच्चों को पता है कि रॉबर्ट हुक साहब आते हैं। कौन आता है? रॉबर्ट हुक आते हैं। और 1665 में, हालांकि जब माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी होती है 1650 में। कब होती है साहब? 1650 में माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी होती है। माइक्रोस्कोप कब होता है? 1650 में, ठीक है, 1650 में। लेकिन जब हम बात करते हैं सेल की डिस्कवरी, सेल की डिस्कवरी की बात करते हैं, तो कौन आते हैं? अपने अपने एक चाचा साहब आते हैं जिनका नाम होता है रॉबर्ट हुक। कौन आता है? रॉबर्ट हुक। तो ये चीज था आपके यहाँ पे। तो मैं बोला अगर सेल की डिस्कवरी किया तो कौन किया? रॉबर्ट हुक किए। और जब रॉबर्ट हुक किए तो कब किए? 1665 में किए। क्या कब किए डिस्कवरी इसकी? 1665 में किए, 1665 में किए। और ये कहां डिस्कवरी करते हैं? डेड सेल की डिस्कवरी करते हैं, है ना, डेड सेल की डिस्कवरी करते हैं। और कहां करते हैं? कॉर्क में करते हैं, कॉर्क कैम्बियम, याद आया? हनीकम्ब वाला, ठीक है, ये चीज हो गया। लेकिन जब बात करें कि साहब ठीक है, और सेल का टर्म, हाँ, और वहां पे क्या देते हैं? वहां पे जो टर्म बताते हैं स्मॉल रूम बताते हैं। ये जो टर्म बताते हैं क्या? स्मॉल रूम। लेकिन अगर हम बात करते हैं सेल, लिविंग सेल की डिस्कवरी, लिविंग सेल की डिस्कवरी बताते हैं, तो लिविंग सेल को कौन डिस्कवर करता है? एंटोन वॉन लीवेनहुक करते हैं। और कब करते हैं 1674 में करते हैं, एंटोन वॉन लीवेनहुक, एंटोन वॉन लीवेनहुक, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पे? कि सेल है, सेल की डिस्कवरी हुई। और किसने किया? तो सबसे पहले अपना माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी होती है अपना 1650 में। फिर सेल की डिस्कवरी होती है डेड सेल में। और डेड सेल में कौन डिस्कवर करता है? रॉबर्ट हुक करते हैं। कब करते हैं? आपका 1665 में करते हैं। फिर आते हैं आपके लिविंग सेल, लिविंग सेल की डिस्कवरी हो जाती है। किसने किया? एंटोन वॉन लीवेनहुक किए। कब किए? ये डेट इंपॉर्टेंट है, आप बता देना, 1674 में, है ना, 1674 में डिस्कवरी। तो ये आपके 3 साइंटिस्ट के नाम यहाँ पे हम एक जगह यहाँ पे नोट कर लिए। अब इसके बाद क्या हुआ? अब इसके बाद धीरे धीरे न्यूक्लियस की डिस्कवरी होती है, जो कि आपके रॉबर्ट ब्राउन साहब आते हैं, है ना। रॉबर्ट हुक आपके सेल की डिस्कवरी, रॉबर्ट ब्राउन आपके न्यूक्लियस की डिस्कवरी, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ सेल कहते थे, ठीक। यानी कि हमारे सेल में जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट करने की बात की जाएगी, कंट्रोल कोऑर्डिनेट करने की बात की जाएगी, वो कौन करेगा? तो वो हमारा न्यूक्लियस करेगा। ये बात भी आपकी क्लियर हो गई, ठीक है। यहां तक जब बात क्लियर हो गई तो आपको एक बात और याद करना होगा कि सर यहां से बात क्या आता है? कि सेल थ्योरी आता है। इसके बाद क्या आता है? सेल थ्योरी आता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और यहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, सेल थ्योरी। तो जब सेल थ्योरी की हम बात करेंगे तो सेल थ्योरी में हम क्या देखेंगे? तो सेल थ्योरी में हम ये देखेंगे कि साहब प्लांट सेल और एनिमल सेल का कॉन्सेप्ट कैसे आया, प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस कैसे आए, है ना। हम इसकी बेसिकली अब बात करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे 2 व्यक्ति आते हैं जिनका नाम था स्लेडन और एक का नाम था स्वान। इनके स्लेडन और स्वान क्या करते हैं? सेल थ्योरी देते हैं। और ये सेल थ्योरी कैसे दिए? तो एक थे जर्मन और एक थे आपके ब्रिटिश, ठीक। तो हम बात करते हैं, आप नोट कीजिएगा, एक व्यक्ति आए जिनका नाम था स्लेडन और एक का नाम क्या था? स्वान। जब हम स्लेडन साहब की बात करते हैं तो यहां पे इनका डेट टाइमलाइन काफी इंपॉर्टेंट है, 1838।
और स्वान साहब का 1839। ठीक है, ये दोनों लोग मिलकर क्या करते हैं, प्लांट और एनिमल सेल को डिफरेंशिएट करते हैं, प्लांट और एनिमल को यहां पे बताते हैं। ठीक, चलो स्लेडन की बात की तो यहां पे हम क्या बताएं सर, ये 1838 में आते हैं और ये प्लांट सेल को डिस्कवरी करते हैं, प्लांट सेल को डिस्कवरी करते हैं और बताते हैं देखो साहब कि प्लांट का जो सेल होता है इसके ऊपर आउटर की तरफ एक वॉल पाई जाती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे आपके वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। ये सब डिफरेंस ये पॉइंट बताए थे। लेकिन जब स्वान साहब आते हैं, ये जूलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, जो कि 1839 में, कब आते हैं 1839 में, और ये बताते हैं कि सेल के आउटर एनवलप नहीं होता है, कोई भी सेल वॉल नहीं होता है, डायरेक्ट यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन आता है। तो ये चीज डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, किसमें, आपके सेल थ्योरी में। ये बात क्लियर हो गया, ये सब बेसिक ही हम लोग अभी चल रहे हैं। ठीक है, सब बेसिक ही चल रहे हैं। इसके बाद एक और व्यक्ति आते हैं, रुडोल्फ विल्काउ। कौन आते हैं, रुडोल्फ विल्काउ, और उनका ये कहना होता है कि जब नया सेल बनता है, सेल का फॉर्मेशन होता है, तो ये कैसे होता है, पुराने वाले सेल से ही होता है ना, यानी जिसको क्या टर्म देते हैं, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। क्या बताते हैं, इसको नोट कीजिएगा, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। तो ये बताते हैं, कौन बताता है, रुडोल्फ विल्काउ बताते हैं, रुडोल्फ विल्काउ बताते हैं। ठीक है, रुडोल्फ विल्काउ बताते हैं। ये बात क्लियर हो गया। इनका ये कहना था कि जो नया सेल बनेगा वो पुराने वाले सेल्स के हेल्प से ही बनता है, मतलब जो नया सेल बनेगा वो किसके हेल्प से बनेगा, पुराने सेल के मदद से ही बनता है, मतलब उसी की ओरिजिनेट आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। जो क्या बताते हैं, सेल का फॉर्मेशन, या फिर ओमनिस सेलुला ई सेलुला बताते हैं। कौन, रुडोल्फ विल्काउ। ये जितने भी साइंटिस्ट हैं, ये सबके साइंटिस्ट का नाम, टाइमलाइन, सबके सब इंपॉर्टेंट है। जब भी आप वाइवा के लिए बैठोगे, जब आप मतलब एग्जाम हॉल में बैठोगे, जब वहां पे एमसीक्यू पूछे जाएंगे, तो ये सब साइंटिस्ट के नाम, टाइमलाइन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम कीजिए। चलो, इतनी बातें यहाँ पे कॉपी में नोट हो गई होंगी, सारे कॉन्सेप्ट को आप लोग यहाँ पे सीख लिए होंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्या, अपने मेन टॉपिक से, कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, इसका कॉम्पोजिशन क्या होगा, और इसका कॉम्पोजिशन, इसका स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन क्या है। बेसिकली हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन में डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे, ना कि सेल वॉल की बात करेंगे। बात क्लियर है, किसकी बात करेंगे, सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे, ना कि सेल वॉल की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आउटर थिन मेम्ब्रेन और द लेयर ऑफ द लिविंग सेल, दैट इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। मतलब सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल की जो सबसे आउटर अपीयरेंस होती है, पतली सी एक लेयर होती है, किसमें, एनिमल सेल में, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, या फिर इसी को और किस नाम से जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसी को, हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कि क्या बोले, इसको सेल मेम्ब्रेन कहें या फिर इसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहें। कब बोलेंगे, जब हम एनिमल सेल की बात कर रहे होंगे, तब इसके ऊपर आउटर पे कोई भी क्या नहीं होगा, यहाँ पे सेल वॉल नहीं होता। इसको और देखो यहाँ दिया सर, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं जब हम एनिमल सेल की बात करते हैं, और यही जब प्लांट सेल में बात करेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा लेमा कहेंगे। तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा, जब हम प्लांट की सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे, है ना, प्लांट की सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो उसको प्लाज्मा लेमा कहते हैं, और जब एनिमल की बात करते हैं तो उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक, ये 2 पॉइंट हो गया। अब जो सेल मेम्ब्रेन का जो टर्म है, ये किसने दिया था, नागेरी और क्रेमर। नागेरी और क्रेमर कब दिए थे, 1885 में दिए थे। कब दिए थे, 1885 में दिए थे। ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। और कहां से दिए थे, फॉर द मेम्ब्रेन कवरिंग ऑफ द प्रोटोप्लास्ट, है ना, जो मेम्ब्रेन प्रोटोप्लास्ट को कवर करके रख रहा है, उसके बेसिस पे इसको बताया गया। अब देखो, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन क्या होता है, ये टर्म छोटा सा है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझिएगा। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन क्या होता है, जब हम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की बात करें, मतलब कि होल प्रोटोप्लाज्म को जो कवर करके रखता है, घेर के रखता है, सराउंडेड किया रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा मेम्ब्रेन जो कि प्रोटोप्लाज्म को कवर करके रखता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या बोलते हैं साहब, उसको साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कहते हैं। इंटरनल मेम्ब्रेन क्या होता है साहब,
विच सराउंड द वेरियस सेलुलर ऑर्गेनल्स, जो क्या करता है, जितने भी वेरियस सेलुलर ऑर्गेनल्स हैं उसको कवर करके रखता है, वैक्यूल्स को कवर करके रखता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरनल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है साहब, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, दे आर द यूजली लार्ज इन साइज, इसका जो साइज होता है काफी बड़ा देखने को मिल जाता है। अगर इसकी हम बात करते हैं, किसका, इंटरनल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, तो ये पानी में आसानी से सॉल्युबल होता है, पानी में आराम से ये घुलनशील हो जाता है, और इसके पास क्या होता है, खुद के चार्जेस भी देखने को मिलता है, खुद के चार्जेस भी देखने को मिलता है। अगर हम इन्वायरमेंटल आउटसाइड इन्वायरमेंट की बात करते हैं सेल की, तो ये क्या होता है, कुछ तरीके से ये क्या होता है, अलग तरीकों से देखने को मिल सकता है। इसको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसको न्यूट्रिएंट की आवश्यकता पड़ेगी, किसके लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए इसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट चाहिए। जैसे ही प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिलेगा तो ये इसकी प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट इसकी देखने को मिल जाती है। अब जो भी न्यूट्रिएंट्स होगा वो टॉक्सिक सब्सटेंस विच आर द हार्मफुल टू द सेल मे बी द प्रेजेंट इन द आउटसाइड द एनवायरनमेंट। ठीक है, क्या दे रहा है सर, सच न्यूट्रिएंट्स अलोंग विद द टॉक्सिक सब्सटेंस विच आर द हार्मफुल फॉर द सेल, है ना। कुछ ऐसे भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टॉक्सिक सब्सटेंस के रूप में आपको देखने को मिल जाता है, जो कि सेल को क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। There can be the presence of the iron, acid and alkalines। यहाँ पे क्या होता है, आयंस होते हैं, एसिड होते हैं और एल्कलाइंस यहाँ पे उपस्थित होते हैं, किसमें, इसके अंदर। ठीक है, here the cell membrane act as the barrier और द चेक पॉइंट्स। यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन होता है एक तरह का बैरियर का काम करता है, एक तरह का चेक पॉइंट का काम करता है, जिससे वो चुनिंदे पॉइंट्स को ही क्या होता है, अंदर आने देता है, बाकियों को अंदर आने नहीं देता है ना। यानी कि सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन हम यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल क्या बोलेंगे, यहाँ पे सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन को हम यहाँ बताएंगे, यानी कि सभी पार्टिकल्स, सभी आयंस को, सभी न्यूट्रिएंट्स को, सभी मॉलिक्यूल्स को इंटर होने नहीं देता है, बस कुछ ही मॉलिक्यूल्स को इंटर करने देता है। जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो सॉल्यूट्स होते हैं, जो लिपिड सॉल्युबल होते हैं, वो इनर मेम्ब्रेन की तरफ मूव कर जाते हैं। जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे, जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं, वो अंदर की तरफ मूव नहीं होते, मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जाते। मतलब मान के चलो ये सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन से वही इंटर करेगा, कौन इंटर करेगा, जो स्मॉल आयंस होंगे, जो इनसॉल्युबल वाटर होगा वही इंटर करेगा, बाकी वो यहीं पे रुक जाएगा, बाकी वो क्या होगा, यहीं पे बाहर ही रुक जाएगा सेल मेम्ब्रेन। इट्स इम्परमिएबल टू डेप्थ। ये क्या होता है, ये इम्परमिएबल होता है, अभेदी होता है, यानी कि इसको बिना मतलब बोलते हैं ना कि बिना इसके ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। जब तक ये है तब तक कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी आयन पार्टिकल ट्रांसफर अंदर नहीं होगा, ये चीज आप। तो इट हैज द गॉट द वेरियस मैकेनिज्म बाय विच द सच सब्सटेंस कैन बी द इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड। इसके माध्यम से क्या हो जाता है कि यहाँ पे जितने भी सब्सटेंस होंगे वो या तो एक्सपोर्ट हो सकता है और ये प्रॉपर तरीके से इंपोर्ट भी हो सकता है। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Different type of the transport system are available like the active transport और the passive transport। अब जब सेल मेम्ब्रेन से ये जितने भी ट्रांसफर हो रहे हैं, जितने भी मॉलिक्यूल, जितने भी माल मसाला अंदर बाहर हो रहा है, जितने भी आयन, जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स है ना, न्यूट्रिएंट्स सेल के अंदर आ रहा है या फिर सेल से बाहर निकल रहा है, दूसरे सेल में जा रहा है, तो वहां पे जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो बेसिकली दो फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होते हैं। पहला पैसिव ट्रांसपोर्टेशन और दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि जहां भी ये ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होगा, है ना, सेल के अंदर या सेल के बाहर, तो किसके बेसिस पे होगा, दो ट्रांसपोर्टेशन होंगे यहाँ पे। पहला आप बताओगे क्या, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा बेसिक ट्रांसपोर्ट, सॉरी पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, सिमिलरली देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द फैसिलिटेटर और एंड द पंप। यहाँ पे किसकी, इस तरह यहाँ पे फैसिलिटेटर और पंप भी होते हैं, जिससे ये प्रॉपर अमाउंट में सेल के अंदर से जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है वो बाहर रिलीज किए जाएंगे या फिर बाहर से अंदर की तरफ इसको एब्जॉर्ब किया जाएगा, इसको अंदर की तरफ लिया जाएगा। तो ये चीज, इट अलाउ ओनली दोस थिंग्स एसेंशियल फॉर द सेल
टू इनसाइड वेयर इट लिमिट द एंट्री ऑफ द सच टॉक्सिक सब्सटेंस। मतलब क्या हुआ कि जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये उन्हीं तत्वों को अंदर आने देता है जो सेल के लिए आवश्यकता होगा, जो सेल के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होगा। अदरवाइज ये बाहर में जितने भी उपस्थित जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस होंगे वो उनको अंदर आने नहीं देता है। ये चीज आपको यहां पर जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं सेल के, ये सब क्या हो जाते हैं, सेल से बाहर, सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाते हैं ना, यानी जो टॉक्सिक सब्सटेंस होंगे वो सेल मेम्ब्रेन से बाहर रिलीज कर दिए जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये क्या करता है, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने का काम करता है। होम्योस्टेसिस मतलब जो, अब देखो यहाँ पे जब भी बोले ना कि जो भी आयन पार्टिकल्स है सेल से बाहर जा रहा है, टॉक्सिक सब्सटेंस है वो सेल से बाहर निकल रहा है, तो जाहिर सी बात है इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस भी इसके साथ जा सकता है। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को मेंटेन करने के लिए, सॉल्ट आयन पार्टिकल्स को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए किसका योगदान होता है, तो इसी सेल मेम्ब्रेन का होता है। यानी कि ये एक तरह से होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके रखने का काम कर रहा होता है। ये क्या प्रोवाइड करता है, कौन, इसकी हम बात कर रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं ना। ये प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अंदर उपस्थित जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होंगे, सेल के अंदर उपस्थित जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होंगे उन सबको क्या करता है, एक तरह से प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा होता है सेल मेम्ब्रेन। अब बात करेंगे कि यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन में कौन कौन से कॉम्पोजिशन होता है, मतलब सेल मेम्ब्रेन जब बनेगा तो यहाँ पे इसके साथ कौन कौन से कॉम्पोजिशन आपको देखने को मिलेगा, है ना, मतलब इसकी संरचना किसके माध्यम से हो सकती है। मोस्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज द कंपोज ऑफ द 40 to 50% ऑफ द प्रोटीन। बेसिकली अगर बात करते हैं तो ये दो चीज से बनता है, एक तो प्रोटीन होता है और दूसरा लिपिड होता है ना। प्रोटीन और लिपिड से मिलकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। और जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हुआ तो प्रोटीन का कितना योगदान होता है, तो 40 से 50% होता है। लिपिड का कितना होता है, तो 50 से 60% का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। तो अगर वाइवा में पूछा जाए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलकर बना, तो प्रोटीन और लिपिड से बना। कितना परसेंटेज है यहाँ पे, कितना कॉम्पोजिशन है, तो 40 से 50% आपका यहाँ पे क्या है, प्रोटीन है, और 50 से 60% आपका यहाँ पे क्या है, लिपिड है। मेम्ब्रेन में अगर लिपिड की बात करते हैं तो ये तीन टाइप के होते हैं। पहला फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और स्टेरॉइड्स। क्या क्या होते हैं, फॉस्फोलिपिड होगा, ग्लाइकोलिपिड होगा और स्टेरॉइड्स होंगे। ये तीन लिपिड से ये मिलके क्या बनता है, ये मेम्ब्रेन, लिपिड मेम्ब्रेन मिलके बना होता है। फॉस्फोलिपिड मतलब फॉस्फोरस के साथ लिपिड जुड़ा होगा, ग्लाइकोलिपिड मतलब कार्बोहाइड्रेट के साथ लिपिड जुड़ा होगा, और स्टेरॉइड का मतलब यहाँ पे लिपिड्स होंगे। तो ये तीन कॉम्पोजिशन, तीन टाइप्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन के। अच्छा, फॉस्फोलिपिड की बात करते हैं तो 55% जो हिस्सा होता है उसका किसका होता है, फॉस्फोलिपिड का होता है। 5% किसका होता है, ग्लाइकोलिपिड का होता है। स्टेरॉइड्स का 20% होते हैं, और भी तमाम सारे जो लिपिड्स होंगे बचा कुचा उसका 20% यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है। कितना, 20% यहाँ पे इसका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल जाता है। ये आपका एक कंप्लीट क्या दिख रहा है, मिल रहा है सर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिल रहा है, जो कि इसके दो पार्ट्स हैं। पहला इसका हेड वाला रीजन है, यहाँ पे इसका हेड वाला रीजन है, और इसका क्या है, ये टेल वाला रीजन है। हेड और टेल वाले रीजन मिलके क्या बनाते हैं, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल की अगर बात करते हैं, अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कोलेस्ट्रॉल, तो यहाँ पे 70% कोलेस्ट्रॉल होता है और फॉस्फोलिपिड का अमाउंट 30%। अब हम इसकी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट मॉडल्स आते हैं, जैसे कि आप बताते हो सर यहाँ पे डैनियली डेप्सन्स सैंडविच मॉडल की बात करते हो, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की बात करते हो जो कि सिंगल और निकोलसन के थ्रू दिया गया था, यूनिट मेम्ब्रेन की बात करते हो जो कि रॉबर्टसन के थ्रू दिया गया था। मैं आपको यहाँ पे एंट्रेंस फिर जब आप तैयारी कर रहे थे ना यूपीसी नेट का या फिर एम्स वाला, तो वहां पे मैं आपको ये पॉइंट आपको बताया था, है ना। और यहाँ से क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या पूछा गया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि आपका सिंगल और निकोलसन 1972। कितने लोग को ये बात याद आ गया, कितने लोग को ये बात याद आ गया कि सिंगल एंड निकोलसन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। यहाँ पे अलग अलग मॉडल्स हैं जिसके माध्यम से हम इसको क्या करते हैं, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन कैसा होगा हमारा। सबसे पहले डैनियल डेप्सन की बात करते हैं, डैनियल डेप्सन की बात करेंगे कि साहब इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो इसको प्रपोज कौन किया था, तो जैम डैनियल और आपका डेप्सन कब किए थे, 1935 में किए। कब किए थे सर, 1935। ये मॉडल क्या सजेस्ट करता है, सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सॉलिड होगा, है ना, और ये स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होता है, सॉलिड होता है और स्टेबल स्ट्रक्चर होगा, इसको कोई भी इसको अनस्टेबल नहीं कर सकता, ऐसा उनका कहना था।
यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स के लेयर होते हैं इसमें, ठीक है, जो कि 2 फॉस्फोलिपिड के होते हैं और 2 प्रोटीन के लेयर होते हैं। मतलब इस मॉडल के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि यहाँ पे 4 लेयर मिलेंगे और वो 4 लेयर में 2 फॉस्फोलिपिड के लेयर होते हैं और 2 आपके किसके होते हैं, प्रोटीन के लेयर होते हैं। इसमें क्या होता है, फॉस्फोलिपिड होता है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा, फॉस्फोलिपिड, यानी कि फॉस्फोरस और लिपिड आपको दोनों देखने को मिलता है। ये किस पे बेसिस होता है, तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंडेंट होता है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको देखने को मिलता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको देखने को मिलता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या बताया गया कि साहब ये जो मॉडल था कब आता है, 1935 में आता है। कौन लाते हैं, जेम्स डेविल और डेप्सन लेकर आते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बताया गया, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो सॉलिड होता है और स्टेबल होता है उसके स्ट्रक्चर में, ठीक है, काफी टफ होता है, और जो कि यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स के लेयर के माध्यम से ये मिलकर बना होता है। और वो 4 लेयर कौन सा है, 2 फॉस्फोलिपिड है और 2 आपका लिपिड है, ठीक। इसके बाद यहाँ पे इनकी पूरी जो कॉम्पोजिशन होता है वो मैक्सिमम यहाँ पे फॉस्फोलिपिड की बात की जाती है, जो किस पे डिपेंड करता है, किस पे बेसिस होता है, तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पे ये डिपेंड करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ठीक। ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे जो कंसीडर करते हैं वो प्रोटीन लिपिड या फिर प्रोटीन सैंडविच मॉडल भी कहते हैं, यानी कि इसको क्या बोलते हैं कि प्रोटीन लिपिड या फिर लिपिड प्रोटीन सैंडविच मॉडल के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो 3 लेयर का होता है। जो मिडिल वाला जो लेयर होगा वो किसका होता है, फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर होता है, और आउटर जो इनर जो डेंस प्रोटीन होता है वो मोनोलेयर होता है। कौन सा होता है, मोनोलेयर, मतलब सिंगल लेयर का बना होता है। प्रोटीन अगर लिपिड्स की बात करते हैं तो ये कहां प्रेजेंट होता है, तो यही फॉस्फोलिपिड जो PLLP की पैटर्न में, यानी कि फॉस्फोलिपिड लिपिड फॉस्फो के पैटर्न में क्या होता है, ये अरेंजमेंट इसका देखने को मिलता है। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे बोथ पोलर एंड नॉन पोलर साइड चेन आपको मिल जाता है ना, पोलर चेन और नॉन पोलर चेन। यहाँ पे आपको ग्लोबुलर प्रोटीन मिलता है जो कि स्टेबिलिटी को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को बनाने में काम करता है। यहाँ पे जितने भी फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और यहाँ पे क्या कंसिस्ट होता है सर, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक आपको एंड देखने को मिलेगा। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक में क्या हो जाता है, जब हम हाइड्रोफोबिक की बात करते हैं तो ये पानी से डरेगा, और हाइड्रोफिलिक की बात करेंगे तो पानी से ये प्यार करेगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मिल जाता है। जो हेड वाला स्ट्रक्चर होता है उसको जो हेड वाला स्ट्रक्चर है ग्लिसरॉल, यहाँ पे फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स होंगे, और ये डिटेक्ट डायरेक्टली कैसे होता है सर, ये अपोजिट फॉर्म में होता है। ये डायरेक्टली क्या होता है, अपोजिट फॉर्म में होता है। तो ये चीज भी आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। इसके आगे देखते हैं कि यहाँ पे प्रोटीन की मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, हाइड्रोजन बॉन्ड मिलता है। तो अगर मैं पूछूं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो बॉन्ड है आयन के बीच में, वहां पे प्रोटीन के बीच में किस टाइप के बॉन्ड होंगे, तो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, आयनिक बॉन्ड होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक फोर्स के यहाँ पे अट्रैक्शन होंगे। क्या क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, दूसरा आपके आयनिक बॉन्ड होते हैं, तीसरा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसके टेल एंड की बात करते हैं, यानी कि फैटी एसिड की बात करें, हेड की बात करें, ग्लिसरॉल की बात की, टेल की बात की, फैटी एसिड की बात की। जो फैटी एसिड होता है ये आपस में जुड़ा रहता है, और यहाँ पे वीक वेंडर वॉल फोर्स होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पे, वीक वेंडर वॉल फोर्स होते हैं। देखो हेड की बात की, ग्लिसरॉल की बात की, कौन से बॉन्ड आया, हाइड्रोजन बॉन्ड आया, इलेक्ट्रोलाइट्स आया और आयनिक बॉन्ड आया, ठीक है, ये चीज आया। अगर हम टेल की बात करें तो फैटी एसिड की बात की है, यहाँ पे आपस में कैसे जुड़े हैं, तो वीक वेंडर वॉल फोर्स के माध्यम से आपस में अटैच है, ठीक। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और ये कैसे होते हैं, एक दूसरे के सामने होते हैं, फेसिंग ईच अदर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो ये पोरस मेम्ब्रेन होता है, और ये माइक्रोस्कोपिक पोर होता है, जो कि 7 to 10 एंगस्ट्रॉन का होता है। कितना होता है, 7 to 10 एंगस्ट्रॉन का होता है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब इसका ड्रॉबैक क्या हुआ, इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया गया, तो सेल मेम्ब्रेन इज द डायनेमिक स्ट्रक्चर बट नॉट द स्टेबल स्ट्रक्चर, है ना। तो इनका ये कहना था कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो स्टेबल होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो डायनेमिक होता है ना, चेंजेस हो सकता है। सेल मेम्ब्रेन नॉट ए सॉलिड स्ट्रक्चर, देखो ये पॉइंट आ गया कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो कभी भी सॉलिड स्ट्रक्चर में नहीं होता। ये इनका मतलब फीड वो था। यहाँ पे सेमी सॉलिड होता है ना, सॉलिड नहीं होता है, बशर्ते यहाँ पे सेमी सॉलिड होगा। इट डज नॉट एक्सप्लेन द फंक्शन स्पेसिफिक और द वेरिएबिलिटी इन द बायोमेम्ब्रेन, और साथ ही साथ ये जो इसके पर्टिकुलर फंक्शन है उसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, बता नहीं पाए थे। इट डज नॉट एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ द एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड द मूवमेंट ऑफ द वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस, और ये भी नहीं बता पाए थे कि वाकई में यहाँ पे अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, अगर एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो ये कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा एक सेल से दूसरे सेल।
या फिर बाहर से अंदर की तरफ कैसे आएगा या फिर अंदर से बाहर की तरफ कैसे जाएगा। ठीक है, एक्टिव और बल्क ट्रांसपोर्ट मटेरियल की बात करते हैं तो यहाँ पे ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो ये सारी चीज बातें हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल और भी तमाम सारे जितने भी मॉडल हैं उसको हम लोग देखेंगे, समझेंगे। हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक क्या होता है, मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज एडवांटेज डिसएडवांटेज बात करेंगे और फिर हम इसके आगे की बातें यहाँ पे कंटिन्यू करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये सब हम बातें अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो यहां तक कि आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। ये क्लास अगर YouTube पे आप देख रहे होगे तो आपके लिए यहाँ पे बैच लॉन्च हो चुका है। सारथी फॉर BSc फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से बैच होगा। आपको क्या करना होगा, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिएगा, अपने आप को रजिस्टर कीजिएगा, मेडिकल वाले सेक्शन में जाइएगा, आपको वहां पे BSc नर्सिंग का बैच मिल जाएगा जिसका प्राइस होगा 699 और उस बैच से जुड़ के अपनी तैयारी को और आसान और कंप्लीट यहाँ पे कर पाओगे। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी। अगर हाँ, एक बात और बता दें, अगर ये आप YouTube पे देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका ऐप का लिंक भी होगा, साथ ही साथ आपके WhatsApp ग्रुप का भी लिंक होगा जिससे आप अपने ग्रुप में ज्वाइन होके अपने कंप्लीट अपडेट्स टाइमली आप ले सकते हो कि साहब कब यहाँ पे क्लासेस लाइव चल रहे हैं, कब बैच में, कब YouTube पे क्या इंफॉर्मेशन है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको उसी ग्रुप में बता दी जाएगी। तो ठीक है, तो आप क्या करना, पहला काम ऐप से अपने बैच से रजिस्टर्ड हो जाना, दूसरा काम कि अपने WhatsApp ग्रुप से भी आप ज्वाइन हो जाइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपने तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करते रहिएगा। तब तक के लिए यहाँ पे सबको यहाँ पे धन्यवाद।